भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे कौन होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG यानी कैग। देखिए, हमने ये चीज़ पता है या हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारे संविधान में 5वां भाग जो है, जिसको हम यूनियन यानी संघ कहते हैं, उसमें 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय कौन कौन से हैं 5वें भाग में? 5वें भाग में 5 अध्याय हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति के लिए विधायी शक्तियाँ, चौथा संघीय न्यायालय और 5वां है CAG कैग। तो मैं आपको बता देता हूँ 5वां भाग अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक शुरू होता है। मैं आपको वहाँ जा कर के दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, हमारे संविधान में यह भाग शुरू होता है 52 से। 52 में कार्यपालिका है, 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका है। 52 से लेकर के 78 तक क्या है? कार्यपालिका है। क्योंकि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब आ जाएंगे। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से 78 तक देखें तो उसमें 52 से लेकर के 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में बताया गया। कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 52 से 73 तक बताया गया है। 74 और 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी उसमें शामिल हैं। भारत का महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसके संदर्भ में बताया गया है 2 अनुच्छेदों में, 74 और 75। ठीक है। नहीं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, इनको 78 तक सब शामिल किया गया है। 74 और 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताया गया है और 76 में भारत का महान्यायवादी बताया गया है। 77 और 78 में जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस यानी कि कार्य संचालन के बारे में बताया गया है। भारत सरकार के कार्य का संचालन, राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, इस तरह से जानकारी 78 और 77 में दी हुई है। तो 52 से लेकर के 78 तक तो कार्यपालिका है। 79 से लेकर के 122 तक जो है संसद दी हुई है। संसद में 123 अनुच्छेद जो हैं वो पृथक हैं, हालांकि इसमें साथ में दिया होगा, मुझे ऐसा अनुमान है। तो देखिए, ये 123 तक आ जाता है संसद में। 79 से लेकर के 122 तक है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है। 123 एक अलग से चैप्टर है इस अनुच्छेद का, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो उनकी विधायी शक्तियों के संदर्भ में बताया गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसके बाद 124 124 से लेकर के 147 यानी कि 147 तक जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बताया गया, उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। और 148 से 151 तक हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया हुआ है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, 149, 150 और 151। तो 148, 150 और 151 और 152, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर मिस्टेक हो चुकी है, मेरे लोग ऐसा लगता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। तो अब हम वापस मूल अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में 148 अनुच्छेद जो हैं वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है। ठीक है। 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में बताया गया है। तो 148 क्या कहता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद होगा, जिसे संक्षेप में हम महालेखा परीक्षक भी कह सकते हैं, और ये जो कार्य करेगा वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के अंतर्गत करेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भारत का लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी स्थापना कब से मानी जाती हैं। तो इसकी स्थापना के लिए हम ये देख सकते हैं ब्रिटिश काल में 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश काल में 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई 1753 में। इसी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की
मतलब नींव पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भारत में इस विभाग की स्थापना की गई। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग, ठीक है। और भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया माना जाता है महालेखा परीक्षक को, CAG को, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। यह लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ, लोक वित्त का संरक्षण है, लेखा परीक्षण कर सकता है, ये खातों का अंकेक्षण कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, क्योंकि ये ऑडिटर है। संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं। रक्षकों में से एक होगा, यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट रक्षक की तरह कार्य करेगा, निर्वाचन आयोग जो है वो भी रक्षक की तरह कार्य करेगा, संघ लोक सेवा आयोग भी रक्षक की तरह कार्य करेगा, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी एक रक्षक की तरह ही कार्य करेगा, ऐसा अम्बेडकर ने कहा। और ये जानकारी हमें पृष्ठ संख्या 405 पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स खंड 8 इस सोर्स की सहायता से मिली है, ठीक है। इसके वेतन की बात आगे आएगी, तो इसका वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके वेतन के बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट के वेतन का न्यायाधीश 2018 में संशोधित किया गया था, जो पहले कम था, लेकिन अब 2.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं, न्यायाधीश के समान होगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब हम समझते हैं इसकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। अब हम नियुक्ति और कार्यालय के संदर्भ में, कार्यकाल के संदर्भ में जानेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले ये राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। पहली, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। दूसरा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा, सम्यक प्रकार से, सम्यक का मतलब पूरी तरह से, सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तक होगा। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्याग पत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से इनको भी हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है, उससे पहले उसे नहीं हटाया जा सकता। कैग की स्वतंत्रता को समझते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। पहला, इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। दूसरा, यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकता।
इसका वेतन एवं अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। और इसका वेतन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। इसके वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। यानी भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें जो भी होंगी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां जो होंगी, उनके संबंध में कोई मान लो अगर सुधार करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति उनमें ऐसा कर सकता है या करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन भत्ते एवं पेंशन है, भारत के संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक स्वयं को करना होगा और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसे ये कार्य जिम्मेदारी स्वयं ही करनी होगी। अब हम समझते हैं कर्तव्य और शक्तियां। संविधान अनुच्छेद 151 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र या राज्य या अन्य किसी प्राधिकरण संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े मामलों को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जानकारी ऐसी लिखी है ऊपर, उसके बाद हम कार्य और कर्तव्यों को समझेंगे। तो वहाँ ये लिखा है कि संविधान में अनुच्छेद 151 जो है ना, अनुच्छेद 148 में तो पद के बारे में लिखा गया है, 151 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 151 ये अधिकार देता है कि वह केंद्र और राज्य किसी प्राधिकरण संस्था के महालेखा परीक्षक के जुड़े मामलों को व्यवस्थापित करे। ठीक है, इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, कार्य, शक्तियां अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। संसद को अधिकार 151 के तहत मिलता है कि वो सेवा शर्तें और ये सारी चीजें तय करे। ठीक है, तो संसद ने इसी के तहत कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया। 1971 में एक अधिनियम आया, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में। 1976 में उसमें संशोधन किया गया। संसद एवं संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अब कार्य एवं कर्तव्य समझ लेते हैं। पहला कार्य कर्तव्य क्या है देखिएगा, वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं के लेखा परीक्षा करता है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को ये संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण, उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई है। इसके अलावा वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षा करता है। और कौन कौन से इसमें निम्नांकित में शामिल हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्रीय राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, उनकी
इसके अलावा सरकारी कंपनियों के, इसके अलावा जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण भी कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा वह ऋण निक्षेप निधि जमा, इसके अलावा अग्रिम बचत खाता, इसके अलावा धन इम्प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्य लेखाओं को भी अन्य लेखा की परीक्षा करता है। यहाँ पर एक शब्द आया था ऊपर, वो शब्द मैं दिखाना चाहूँगा। तीसरा बिंदु ये है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की, अनुषंगी का अर्थ क्या है? अन्य अनुषंगी में कौन कौन शामिल है? अनुषंगी का मतलब है कि प्रसंग के एक बात से जुड़ी दूसरी बात। अनुषंगी का मतलब क्या है? और जो जुड़ी हुई इससे। ठीक है। इसमें अनु और संग शब्द जुड़ के इसके टुकड़े हुए हैं। तो अनु संग, संग का मतलब और साथ में जो है, ये संग जो है वो संग हो गया है, इसलिए अनुषंगी हो गया है। अनुसंग, अनु और संग इससे मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा उसका एक कार्य है कि वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा प्रारूप में रखे जाने चाहिए। केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, ऐसा। इसके अलावा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 के तहत 151 के तहत ही राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। इसके अलावा वह किसी कर या शुल्क, किसी टैक्स या किसी फी की शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है और प्रमाणन करता है। ठीक है। ऑथेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन दोनों करता है किसी टैक्स या किसी फी की, जो भी आगम है उसका। अनुच्छेद 279 में ऐसा लिखा गया है। इसके अलावा उसका प्रमाण पत्र अंतिम प्रमाण पत्र होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ यहाँ ये है कि कर या शुल्क की प्राप्तियां जो भी होंगी जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित नहीं होगी, यानी कि संग्रहण कलेक्शन के लिए अलग से उसमें फीस शामिल नहीं है। जितना वहाँ से दिया गया उसमें कोई टैक्स अतिरिक्त कटौती नहीं होगी, 1 भी प्रतिशत कटौती नहीं होगी। शुद्ध आगम का मतलब ये है कि जितना दिया उतना ही लाया। जैसे होता है ना कि दुकानदार मान लो किसी चीज़ को खरीदता है, तो जितने में उसकी खरीद आई उतने में उसकी बिक्री होनी चाहिए, तो वो शुद्ध आगम माना जाएगा। ठीक है। लेकिन दुकानदार ऐसा तो नहीं करता है, क्योंकि उसे दुकान लगाई है उसने, तो किसी उद्देश्य के तहत लगाई होगी। इस तरह से वो करने बैठेगा तो वो कब चला पाएगा। इसके अलावा उसका कार्य है कि संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैग का कार्य क्या है? वो लोक लेखा समिति के गाइड, उसके मित्र और उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन, अनुरक्षण करता है। और 1976 में केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन, अनुरक्षण और कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। 1976 में संशोधन किया गया उस अधिनियम में। 1971 में जो लाया गया था उसमें संशोधन किया गया। CAG कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदन के सभा पटलों पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती हैं और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती हैं। इसके अलावा विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति की भी तुलनात्मक स्थिति के सामने रखता है, जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों और केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है। क्या भूमिका है कैग की? वित्तीय प्रशासन के संबंध में, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। संसदीय विधि के अनुरक्षण। ठीक। कार्यकारी
यानी कि जो कार्यपालिका में जो होते हैं मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद समझ सकते हैं। कार्यकारी यानी मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सीएजी के खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों और स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है, जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षा के विषय में क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी लेखा परीक्षा संहिताओं और नियमावलियों की रचना करता है। उसे अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कैग को ये निर्धारित करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप हैं। इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है और वह सरकारी व्यय की तर्क संगतता, निष्ठा, मित व्ययता की भी जांच करता है और ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर भी टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग पर बाध्यकारी हैं, औचित्य लेखा परीक्षा के विवेकानुसार हैं। गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। इस संबंध में कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता। क्या सीमाएं हैं कि कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा जो इस व्यय के प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है। यद्यपि व्यवहार में कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। इस संबंध में भारत के कैग की भूमिका ब्रिटेन के कैग जिसके पास नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल शक्ति भिन्न है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल कैग की स्वीकृति से धन निकाल सकती हैं, ऐसा ब्रिटेन में है, भारत में ऐसा नहीं है। अब हम कैग तथा निगम को समझेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं, या देखने लायक कुछ नहीं मिला। अब हम समझेंगे सीएजी और निगम। सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध में निम्नलिखित 3 कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा की जाती है। उदाहरण, दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसके अलावा एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एवं अन्य जो हैं, ये सभी निगमों की लेखा परीक्षा सीएजी के द्वारा की जाती हैं, प्रत्यक्ष और पूरी तौर से की जाती हैं। इसके अलावा कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पेशेवर अंकेक्षकों जैसे लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती हैं, जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य जो हैं, इनकी पूरक लेखा परीक्षा करता है। इसके अलावा कुछ निगमों की पूरी तरह लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती हैं। इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं है। वे अपने वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करती हैं, जिसमें जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, इनकी भी लेखा परीक्षा होती है। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भारतीय सीएजी की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी अंकेक्षकों द्वारा की जाती हैं, जो कि सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती हैं।
1968 में सीएजी कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड यानी कि ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई 1968 में, जिससे कि बाहरी विशेषज्ञों को विशेष उद्यमों जैसे इंजीनियरिंग, लॉ एवं इस्पात, रसायन इत्यादि की लेखा परीक्षा की तकनीकी पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई। इसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं जो कि सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 1968 में सीएजी के कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड यानी ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई, जो किसी विशेषज्ञ के तौर पर किसी क्षेत्र में परीक्षा करते हैं। अब हम समझते हैं एप्पलबाई की आलोचना। कौन है एप्पलबाई? पॉल एच एप्पलबाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की भूमिका की कड़ी आलोचना की है और उसके कार्य के महत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने राय दी है कि सीएजी के लेखा परीक्षक के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। एप्पलबाई ऐसा कहती हैं। भारतीय लेखा परीक्षक के उसके आलोचना के निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला, कहते हैं कि भारत में सीएजी का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक एक विरासत के रूप में है। आज सीएजी निर्णय लेने और काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है। लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव है। संसद की लेखा परीक्षा के संसदीय दायित्व को महत्व बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, इसलिए सीएजी के कार्यों को परिभाषित करने में विफल रही है, जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई है। वास्तव में सीएजी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा एप्पलबाई कहते हैं। लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में न तो जानते हैं और न ही उनसे अपेक्षा की जाती है। लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है, लेकिन ये प्रशासन नहीं जानते हैं। ये आवश्यक किंतु एक अत्यंत नीरस और सीमित परिप्रेक्ष्य में सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी और उसके समस्त कर्मचारियों से ज्यादा जानता है। अनुच्छेदों पर एक बार नजर डालें तो 148 में लिखा गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद होगा 149। तो यहाँ दिया है 149, 151 गलती से छप गया होगा। 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में दी हुई है। 150 में संघ और राज्यों के लेखा के प्रकार दिए हुए। 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन इसमें शामिल है। धन्यवाद।